होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कितने होते हैं, there were 4 types of responsibility centers were there in chapter number 4 MA1। तो ये एग्जैक्टली वही है, वो यहाँ पे उसने जस्ट उनको जो है वो रिपीट किया है यहाँ पे। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, प्रॉब्लम जहाँ पे आपको आई होगी वो होगा पार्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट। थोड़ी सी आप हेडिंग को उसको डीप डाउन जाके थोड़ा उसको समझें। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वो कहना चाह रहा है कि जब आप बात करते हैं when we talk about performance measurement system or the process, क्या एक बिजनेस का, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट्स की, इंडिविजुअल्स की, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात करते हैं, उस सिस्टम पे कौन कौन से बैरूनी फैक्टर्स ऐसे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। लाइक आपने एक मेजर बनाया, मैं बात करता हूं प्रॉफिट मार्जिन की, मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, मैं बात करता हूं गियरिंग रेशियो की जो आपने F3 वगैरह में पढ़ी है। तो आपने मेजर सेट किए हुए हैं एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, असेस करने के लिए। लेकिन सम टाइम बाहर से कुछ ऐसे फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं कि वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, या वो फेयर बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस हम मेजर नहीं कर पाते डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल्स से। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस मेजर्स को इफेक्ट कर। मैं आपकी बात करूंगा, क्लास में आपने एक टेस्ट दे दिया और उसका रिजल्ट आ गया और मैंने उस रिजल्ट की बेस पर आपकी परफॉर्मेंस को असेस करना है। लेकिन उसके बीच में ऐसा हुआ कि जब मैंने टेस्ट कंडक्ट किया, और जब मैंने टेस्ट, उससे पहले टेस्ट डेफिनेटली मैंने अनाउंस किया होगा, तो आप में से फॉर एग्जांपल देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसमें उन 50 स्टूडेंट्स में से टेस्ट वाले दिन 40 स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि नॉर्मली आपको पता है ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ये बड़ा ट्रेंड है कि टेस्ट वाले दिन तो जाना नहीं है क्योंकि वो दिन तो बड़ा खतरनाक दिन होता है। अच्छा, अब वो 40 स्टूडेंट्स जब क्लास में आए और उन्होंने टेस्ट दिया, उसमें से कुछ 10 लोग ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, जैसे उनकी पास्ट में परफॉर्मेंस थी वैसे नहीं थी। तो जब मैंने उनका टेस्ट उनके साथ शेयर किया, रिजल्ट आ गया, मैंने उनसे पूछा तुम 10 लोगों, वो 10 लोग मुझे डिफरेंट रीजंस दे रहे हैं। उनमें से रीजन है जी हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, मैं बिल्कुल स्टडी नहीं कर पाया, रूटीन में ऐसा नहीं होता, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और जो नॉर्मली स्टूडेंट्स टीचर को देते हैं, घर में गेस्ट थे, पढ़ा नहीं गया, ठीक है, या किसी रिलेटिव के यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, आई वॉज देयर, तो मैं प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, राइट। इसका मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस अगर मैं पास्ट में देखूं तो बड़ी अच्छी है, या जो मेजर्स मैं लगा रहा हूं, या मैंने 50 मार्क्स का बेंचमार्क रखा है कि जो 50 मार्क्स लेगा वो पास होगा, जो उससे कम लेगा वो फेल होगा, या कोविड-19 आ गया आपके सामने, बहुत बड़ी एग्जांपल है, कितनी ज्यादा चीजें इफेक्ट हुई हैं, हमारी स्टडी इफेक्ट हुई है, हमारी क्लासेस इफेक्ट हुई हैं। इसका मतलब है अगर कोविड-19 ना आता तो परफॉर्मेंस हमने परफॉर्मेंस में ये 50 मार्क्स रखा था, हो सकता है कोविड के इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए हम कहें अच्छा 40 मार्क्स वाले को भी हम पास कहेंगे। क्यों? हालात ऐसे हैं, लोगों ने स्टडी ठीक नहीं की, क्लासें पूरी नहीं ली हुई, ऑनलाइन क्लासेस हैं, कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं आता, अंडरस्टैंड दैट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहां पे वो यही बात कर रहा है कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले उसने बात की इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट में, आपने एफएबी में डेफिनेटली पढ़ा होगा, लाइफ साइकिल, इसी तरह इकोनॉमिक साइकिल भी एक होता है, इकोनॉमिक साइकिल जिसमें हम कहते हैं हम
ग्रोथ पे हैं, रिसेशन पे हैं, बूम पे हैं, वेयर वी लाइज इन द इकोनॉमिक साइकिल। अगर मार्केट में इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है रिसेशन का, रिसेशन कहते हैं डिक्लाइन को, जिसको कहते हैं कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। क्रैश करने का मतलब क्या है? बिजनेस बड़ा डाउन चला गया, ओवरऑल कारोबारी हालात खराब हैं, जिस तरह आजकल लोग कहते हैं। तो हालात इस तरह के नहीं है। तो इसका मतलब है अगर हालात एक बिजनेस के लिए, पूरी दुनिया, पूरे पूरे कंट्री के लिए है, तो फिर वो जिस बिजनेस की परफॉर्मेंस की हम बात करें उस बिजनेस के ऊपर भी तो वो हालात इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, एसेट टर्नओवर रेशो, आपने MA1 में भी पढ़ी है ये, जिसमें हम सेल रेवेन्यू को कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिवाइड कर लेते हैं, और उससे हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो कितना कैपेबल है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर $1 ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अब कोविड आ गया, तो कोविड आने के बाद तो आपका रिटर्न का रेट वो नहीं रहेगा जो नॉर्मल होता था। तो इसका मतलब फिर आपको परफॉर्मेंस उस कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। फिर आप ये नहीं कहेंगे जनाब यू आर परफॉर्मिंग वेरी पुअर, योर परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, यू कांट से दिस, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं, राइट? तो फिर इसका मतलब है जो परफॉर्मेंस आपने मेजर कर दी है वो आपने गिवन कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए करनी। मतलब ये कोई सिंपल थंब रूल नहीं होगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि जनाब नहीं, तमाम सिचुएशन कोई भी हो, बाहर के हालात कैसे भी हो, हम आपकी परफॉर्मेंस एक ही स्केल के मुताबिक टेस्ट करेंगे। तो आपको पता है ये गलत है, ये चीज, ये फेयर परफॉर्मेंस मेजर नहीं है। इससे डिपार्टमेंट्स, इससे मैनेजर्स, इससे एम्प्लॉइज डिमोटिवेट होंगे। इसलिए इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशंस को सामने रखा जाए, ये भी एक फैक्टर है। तो देखें व्हाट ही इज डिस्कसिंग एक्चुअली, एनी परफॉर्मेंस मेजर दैट इज यूज्ड बाय अ बिजनेस विल नीड टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब आप समझ गए होंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट। फिर आपकी परफॉर्मेंस उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर तमाम बिजनेसेस की सेल 20% ऊपर गई है तो हमारी सिर्फ क्यों बढ़ी है? हमें माइक ऑफ करें। जब आप लॉगिन करते हैं तो अपना माइक अंडरस्टैंड के परफॉर्मेंस के अंदर असेस करते हुए, मतलब हमेशा आपको एक ही जैसा नहीं, प्रिंसिपल बेस होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बेस होना चाहिए। तो एक तो उसने ये बात की है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है, चेंज करके बड़ा स्वेयरली इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने बात की कंपटीशन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरी इस कंट्री में, जिस कंट्री में मैं काम करता हूं, मेरी यहां पे मोनोपोली है। मोनोपोली तो आप सब लोग समझते होंगे, मोनोपोली है। और जब आप मोनोपोली में होते हैं तो आपको पता है आपकी इजारादारी होती है, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में होता है, अच्छे हालात होते हैं, अपनी मर्जी के प्राइस सेट करते हैं, अपनी मर्जी की चीजें बेचते हैं, ब्लैक में सेल करते हैं, दिस एंड दैट, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। लेकिन जैसे एक नया गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा लॉ लेके आती है कि वो एक और कंपेटिटर को इंटर होने देती है। जिस तरह पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल एक ही फोन की सेलुलर कंपनी हो, जैज, जिस तरह जो पहले थी, बाद में बाकी 2 या 3 या 4 को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिए, राइट? तो कंपटीशन बढ़ गया और आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इफेक्ट होगी। तो अब आपको इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी परफॉर्मेंस को देखना है। पहले आप देखते थे जब आप मोनोपोली में होते थे, अब आपके 4 और कंपेटिटर हैं, ठीक है? पहले कोई कंपटीशन एक्ट नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया था कंपटीशन के ऊपर, अब कंपटीशन का लॉ बन गया, आपने उसके मुताबिक चीजों को लेकर चलना है, ठीक है? टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस तरह अभी आप देखें, आपने सुना होगा कि
यूएई में फ्रॉम द लास्ट 2-3 years एक टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई है यूएई में, जो कि पहले नहीं होती थी। इवन सऊदी अरेबिया में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है टैक्स के जो इम्प्लीमेंटेशन। ना यूएई में टैक्स होता था, लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते थे, जो प्रॉफिट आता था वो जेब में डालते थे, कोई टैक्स नहीं देते थे। लेकिन अब आपने सुना होगा कि यूएई में वैट अप्लाई कर दिया गया है, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। तो अब देखिए ना, पहले बिजनेस जो थे वो उनके सामने ये चीज नहीं होती थी। अब उनको पता जो सेल करनी उसमें 5% मैंने गवर्नमेंट को भी देना है। हर 100 में 5% यू हैव टू 5% और 10% यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी, अब गवर्नमेंट सब्सिडी, पहले मैं जो चीज इंपोर्ट करता था गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस कम रखे हुए थे, मेरी मटेरियल मुझे सस्ता मिलता था, मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो जाते थे। अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी हैं और मैं मटेरियल जो खरीदता हूं वो इंपोर्ट होता है और वो मटेरियल अब मुझे महंगा मिलेगा। जब मुझे महंगा मिलेगा तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बताएं आप। इफेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर देखा हो ब्रिक्स इंडस्ट्री, ईंटें बनाने वाले जो भट्टे होते हैं, ब्रिक्स इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, उसमें अभी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस चेंज कर दिए, ठीक है। मेरे अपने एक अंकल हैं, उनके वो ब्रिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो अभी उन्होंने पूरा वो जो ब्रिक इंडस्ट्री है वो न्यू बिल्ड की है एज पर द न्यू रेगुलेशन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, राइट। तो अब उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली लास्ट ईयर से इस ईयर में वर्स्ट होगी। क्यों? उन्होंने पहले वाला पूरा सिस्टम क्रैश किया, नया सिस्टम अभी बना रहे हैं, सेल उतनी नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर हुई थी। गवर्नमेंट बीच में फिर कोविड आ गया, बट्टे आपको पता बंद रहे लास्ट टाइम। ये जो है ये पंजाब में ज्यादातर, केपी के में तो कम ही होता है, पंजाब में ये स्मोक का बड़ा मसला था। अक्टूबर और नवंबर में जनाब इवनिंग के टाइम पे इस तरह आता था जैसे फोग आ गई हुई है, दैट वाज स्मोक एक्चुअली, स्मोक जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने ये जो ब्रिक इंडस्ट्री थी उन पे बैन लगा दिया, 2-3 मंथ्स के लिए बंद रहे हैं, 2-3 मंथ सेल ही नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ने और कुछ लोगों के ऊपर फाइन लगा दिए, फाइन एंड पेनल्टीज विच कुड बी आपके एक्सपेंडिचर में एक बहुत बड़ी इंक्रीज आएगी उस पीरियड में, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, बट इट्स वन ऑफ। तो बॉस गवर्नमेंट स्वेयरली इफेक्ट करती है बिजनेसेस को थ्रू पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी, अंडरस्टैंड दैट। तो उसने यहाँ पे दो बातें की थी कि इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस भी इफेक्ट करती हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को, और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं। जी डन हो गया। ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप कि नाउ ही और शी विल बी ओके। जी ओके, शुड वी कहा था इस पेज तक। अब मैं एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे हम मूव करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इसका दूंगा और फिर कल जो टॉपिक मैंने आपके साथ इनलिस्ट किए थे 2 पार्ट्स में, फिर हम उसके ऊपर मूव करेंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, दिस इज कॉल्ड CSF। CSF नाम से भी मेंशन है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। इन सिंपल टर्म्स इट मींस, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब है essentials part, essential parts or areas or perspectives, essential part areas perspective of a business, which need to be
which need to be preferred to achieve desired objectives, which need to be preferred to achieve desired objectives, to achieve the actually success, right? बिजनेस के ऐसे एरियाज, बिजनेस के ऐसे पार्ट्स, पर्सपेक्टिव जिनके ऊपर हमें एक उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन। मतलब आप इनको कह लें की एरियाज जिसको हम कहते हैं की टू सक्सेस। हर बिजनेस के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनके ऊपर बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है, और उन एरियाज में अगर प्रॉब्लम आए तो बिजनेस प्रॉब्लम में चला जाता है। ऐसे एरियाज को, ऐसे पार्ट्स को बिजनेस के नाम दिया गया क्रिटिकल। पढ़े आप, क्रिटिकल का मतलब समझते हैं ना, विच आर key to success of the business, which are important, which are essential, which need to be preferred, which need to be prioritized in top of the list। तो ऐसे फैक्टर्स को हम सादा लफ्जों में आप इसको कह लें, जिनका बिजनेस की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल होता है। बिजनेस को कामयाब बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर इन फैक्टर्स में, इन एरियाज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो समझ लें बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फेस का ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बिजनेस की ऑक्सीजन है एक्चुअली। अंडरस्टैंड दैट? तो ऑक्सीजन में मसला आपको पता है, इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ डेथ। बिजनेस की डेथ हो सकती है इससे। क्रिटिकल, दे आर क्रिटिकल, और क्रिटिकल जो एरियाज होते हैं उनके ऊपर हमें अर्जेंट एक्शन लेने होते हैं, उनको आईसीयू में लेके जाना होता है। अंडरस्टैंड दैट? तो इनको सीएसएफ का नाम दिया गया, और ये कहता है हर बिजनेस के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनका उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? और आपको अपने बिजनेस के सीएसएफ को हाईलाइट करना है, और उन सीएसएफ को हाईलाइट करने के बाद हैं केपीआईज, राइट? सीएसएफ किसका नाम है? क्रिटिकल फैक्टर्स। केपीआई किसका नाम है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको परफॉर्मेंस मेजर्स कहते हैं सादा जुबान में। कल ये वर्ड मैंने आपके सामने यूज भी किया था। केपीआई इज एन अल्टरनेट वर्ड टू द परफॉर्मेंस मेजर्स। ये कोई नई बला मत समझे, उसी का ही अल्टरनेट नेम है। अंडरस्टैंड दैट? तो सबसे पहले आपने अपने बिजनेस के की एरियाज को हाईलाइट करना है कि भाई हमारे बिजनेस की सक्सेस में की एलिमेंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, जिनकी बीमारी का इलाज टाइम पर करना पड़ेगा, जिनकी परफॉर्मेंस को टाइम पे परखना पड़ेगा। और पहले आप अपनी की एरियाज हाईलाइट कर लें, और की एरियाज हाईलाइट करने के बाद आप देख लें
कि आपको उन एरियाज की परफॉर्मेंस के लिए कौन से इंडिकेटर बनाने हैं। तो जो सीएसएफ की आप परफॉर्मेंस मेजर बनाएंगे उनको केपीआईज का नाम दिया जाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मैं उसमें से एक सीएसएफ आपके सामने रखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल आपका एक, आप समझते हैं कि हमारी बिजनेस की सक्सेस में इस फैक्टर का बड़ा रोल है, एंड दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप मुझे बताएं कि आजकल मॉडर्न बिजनेस में कस्टमर का सेटिस्फाई होना बिजनेस के साथ एसेंशियल है बिजनेस की सक्सेस के लिए या नहीं? यस और नो बताएं। इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट वाले कस्टमर से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जनरेशन गैप, तो वो बहुत ज्यादा अवेयर्ड है, उसके बाद बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, घर बैठे कहीं जाना नहीं पड़ता इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वो फेसबुक पे वो फेसबुक यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, ट्विटर यूज कर रहा है, न्यूज देख रहा है, न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, उसके पास बहुत सारी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो वो डेफिनेटली मैटर करता है बिजनेस के लिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो डेफिनेटली उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो स्विच कर जाएगा और आपका नुकसान होगा। तो कस्टमर की तमाम बिजनेस की सक्सेस डेफिनेटली मैटर करती है, ठीक है। अब ये आपका क्रिटिकल फैक्टर है। हाउ वुड यू नो दैट whether we are performing in this area well or bad, well or poor? तो इसके लिए हमें कोई केपीआई बनाना पड़ेगा, कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाना पड़ेगा जो हमें बताए कि इस एरिया में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द केपीआई कुड बी, मैं यहां पे वो नोट कर देता हूं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, बताएं ये केपीआई होगा या नहीं? क्या नंबर ऑफ कंप्लेंट जो कि एक परफॉर्मेंस मेजर है, एक केपीआई है, एक स्केल है, इसमें इंक्रीज इन दिस पार्ट? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द CSF. The other one is quality. Quality of the प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्पेशली सर्विसेज के अंदर। जी बताएं, क्या ये किसी बिजनेस का सक्सेस वाला फैक्टर है? ये की फैक्टर है किसी बिजनेस की सक्सेस के लिए इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट? डेफिनेटली। इसका केपीआई आप क्या ढूंढ सकते हैं? ये हम कैसे चेक करेंगे हमारी क्वालिटी अच्छी बुरी है? तो इसमें आप चेक कर लें अपने नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और वारंटी क्लेम्स। कितने क्लेम्स आए हैं? अगर क्लेम्स कम से कम है इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम आइडेंटिफाई हुई हैं इसका मतलब एरर्स कम निकले हैं, इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है। अगर आपकी कंप्लेंट्स कम, आपने क्वेरीज आपके पास कम आई हैं तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है। अगर आपकी सेल बढ़ी है, क्वालिटी अच्छी है। सेल तभी बढ़ती है जब एक चीज एक कस्टमर को या सर्विस देते हैं वो 10 लोगों को जाके बताता है, आपको, आपका एम्बेसडर बन जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो क्वालिटी इज वन ऑफ द की फैक्टर, की एरिया टू सक्सेस, राइट। सेम इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी, इसी तरह रिस्पॉन्सिवनेस,
इसी तरह कैपेसिटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्या आप अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं? होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, थिंक अबाउट दैट। रिस्पॉन्सिवनेस 1122, डॉल्फिन फोर्स बना लिया आपने। जब कॉल आती है कितने टाइम में आप रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने टाइम में आप पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे। कस्टमर जब आपको अप्रोच करता है कितने टाइम में आप उसको उसका फॉलो अप करते हैं। ठीक है, सेम आजकल के एनवायरनमेंट में डिलीवरी टाइम डज मैटर अलॉट। डिलीवरी टाइम, इट्स अ की फैक्टर। टीसीएस, थिंक अबाउट those goods transport companies, carrier companies, एयरलाइन कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है उनके लिए। पिज्जा ऑर्डर करते हैं कितने टाइम में पहुंचता है, और अगर आधे घंटे का बता के 2 घंटे के बाद आए तो हम कहते हैं भाई वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि अगर डिमांड मार्केट में बड़ी है, आप इतने कैपेबल हैं कि आप उस डिमांड को कैटर कर सकें। आपने अक्सर देखा छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, उनको एक बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होता। वीकेंड पे एक रेस्टोरेंट में रश बढ़ जाए और वो हमें कहते हैं बाहर वेट करो, हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड आप फ्लेक्स हो सके, कस्टमर को वापस नहीं जाना पड़े। अंडरस्टैंड दैट। अगर 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 मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहें आप फिनिश गुड्स जनाब खत्म होगी हमारे पास। अक्सर आप देखते हैं ना, जाते हैं किसी शॉप पे तो वो आपको कहता है जनाब खत्म होगी, हालांकि टाइम शॉप का खत्म नहीं हुआ, कहता है चीज खत्म होगी, कहता खत्म हो गया काम। इट मीन दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये सारे इसी तरह के और बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे ये ऐसे एरियाज हैं जिनकी सक्सेस जो है वो बिजनेस की सक्सेस है, और अगर इनमें प्रॉब्लम है तो बिजनेस में प्रॉब्लम है। नाउ कम टू द बुक। आई होप कि अब आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिजनेस नाकाम है। जो जिनको जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे लिए बहुत मैटर करेगी। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा टॉलरेंस लेवल इतना होगा। लेकिन जो क्रिटिकल एरियाज हैं उनके अंदर अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम उनको शायद टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह मैंने आपको कस्टमर की बात की है, क्वालिटी की बात की है, अंडरस्टैंड दैट, डिलीवरी टाइम की बात की है। जी बिल्कुल। तो देर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन सीएसएफ। तो सीएसएफ कहा ही उनको गया है जो हमारे मेन एरियाज हैं, आप इसको इस तरह से देख लें, हमारे मेन एरियाज हैं। इसेंशियल पार्ट्स का वर्ड मैंने यूज किया इसके लिए, अंडरस्टैंड दैट। जिस तरह मैं आपको बात कहूंगा, आप मुझे बताएं आपकी बॉडी में कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं आपकी आपके आपकी एग्जिस्टेंस के लिए। तो आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे जी फिंगर भी मेरा एसेंशियल पार्ट है। डेफिनेटली हमारे जिस्म, हमारी बॉडी का हर पार्ट हमें चाहिए, जरूरी है, बट क्रिटिकल कौन से हैं? आपका हार्ट क्रिटिकल है, आपका ब्रेन क्रिटिकल है, आपकी किडनीज क्रिटिकल है, बताएं है ये नहीं है? डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? डेफिनेटली देयर इज अ फार डिफरेंस। ठीक है, अब यहां पे एक एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ उसने हमारे सामने रखे हैं। मैंने आपसे कहा ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा कि आपके 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 क्रिटिकल चीजें क्या हैं। बिजनेस ए के लिए एक क्रिटिकल एरिया होगा, बिजनेस बी के लिए हो सकता है कुछ दूसरा क्रिटिकल एरिया हो। आप मुझे बताएं, थोड़ा सोच के बताइएगा, गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल एरिया कौन सा है? गवर्नमेंट के लिए आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले लें, फेडरल गवर्नमेंट ले लें, गवर्नमेंट के लिए
जी मुसव्विर, डिफेंस बजट, मुसव्विर। अच्छा जी, मैं जो बात सुनना चाह रहा था वो आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड किया। बजट, मुसव्विर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Obad, you are up to some extent you are right. Opposition party to government, no. Budget is a critical factor. आपको पता है ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट का जो क्रिटिकल पार्ट होता है वो बजट होता है, क्योंकि उन्होंने एक फिक्स बजट के अंदर रहकर काम करना होता है। और सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब उनको हर चीज की फैसिलिटी मिले, सब्सिडीज मिले, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है एंड दैट इज बजट। क्योंकि एक बजट है, उसके अंदर आपने रिस्पॉन्ड करना है, बस उससे बाहर आप नहीं निकल सकते, कंस्ट्रेंट है आपका बहुत बड़ा। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बजट इज अ क्रिटिकल पार्ट। और भी है, द बजट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। बात यहां से शुरू होती है। पैसा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा गवर्नमेंट कहती है जनाब हम कितने लोगों को जो है वो जनाब एंटरटेन करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। हम कल को अगर कोविड-19 की वैक्सीन लाते हैं तो हम कितने लोगों को फ्री दे सकते हैं हमारे, और हम कितनी परचेज कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत लेट ऑर्डर प्लेस किया है। वजह पैसा है तो सब कुछ आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस एक्चुअली द बजट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा जी, आप देखें यहाँ पे सीएसएफ वो कौन कौन से यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा है। कंपेटिटिवनेस, अब मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा, मैंने जो आपको बॉटम लाइन आपको बता दी है। कंपेटिटिवनेस, आपको पता है आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर कंपेटिटिवनेस डज मैटर अ लॉट। ऐसा है ये नहीं है, अगर आप कंपटीशन में आगे हैं तो आप कामयाब हैं, लेकिन अगर आप अपने कंपेट से पीछे रह गए, इफ यू डोंट हैव अ कंपेटिटिव एज, यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। आपकी सर्वाइवल जो है वो खतरे में होगी। Competitiveness does matter a lot nowadays in modern businesses. How would you measure the performance in this area? Whether we are performing well competitively, so you can check the growth in the sale over the period of time। अगर आपकी सेल में ग्रोथ हुई है, लाइक एक ट्रेंड बन रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ये एक अच्छी बात है आपके बिजनेस के लिए कि आप कंपैटिटिवली यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। जी मिस्टर जवाद, यू आर रेजिंग योर हैंड जी, हैव यू एनी क्वेश्चन? You are raising your hand if you are clear. ओके जी, सेल ग्रोथ, मेजर ऑफ कस्टमर बेस। अगर आपकी कस्टमर बेस में इजाफा हुआ है, आपके पास लास्ट ईयर 1000 कस्टमर थे, अभी आपके पास 1500 कस्टमर्स हो गए, डेफिनेटली यू वुड बी हैप्पी। मार्केट शेयर यू कैप्चर्ड, if it's increasing with the passage of time, in the last year you captured 30% of the market share, and in the current year you are going to capture like 40% of the market share. It means your performance is satisfactory. आपने दूसरी पार्टीज का शेयर 10% अपनी तरफ ले लिया है, मतलब उनके कस्टमर्स डाइवर्ट किए, तो ये अच्छी बात है। कंपेटिटिवनेस का पता चल जाएगा इसकी हेल्थ का। रिसोर्सेज क्या आपने प्रॉपर यूटिलाइज किए? रिसोर्सेज में क्या आता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। एफिशिएंसी मेजरमेंट ऑफ द, एफिशिएंटली इस्तेमाल हो और फुली इस्तेमाल हो। आपने क्या बजट में जो आउटपुट रखी थी वो अचीव की है? आपने जो लेबर स्कार्स प्लान किए थे क्या उनको फुली यूटिलाइज किया है? जो आपने फिक्स कॉस्ट रखी थी क्या उसको आपने फुली यूटिलाइज किया है? जिस तरह एक होटल्स के अंदर उसके पास 100 रूम्स हैं, क्या थ्रू द ईयर 100 रूम्स उसके ऑक्यूपाई या उसका ऑक्यूपाई 50% रहा है? टारगेट कितना था? इंडस्ट्री में एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट कितना रहा है?
और आपकी कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट कितना रहा है, आपके होटल्स का ऑक्यूपेंसी रेट कितना रहा है, तो आप कंपेयर करके इस हेल्थ का भी पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अंडरस्टैंड दैट? इसी तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके केपीआईज बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज द की फैक्टर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की फैक्टर, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ स्पेशली फॉर द एम्प्लॉइज। आपने F2 में ही एक रेशियो पढ़ी होगी, लेबर टर्नओवर रेशियो, राइट। और हम देखते हैं कि अगर लेबर टर्नओवर रेशियो में विद पैसे टाइम इजाफा होता रहे, इंक्रीज होती रहे, तो एक अच्छी बात नहीं होती एक बिजनेस के लिए कि उसकी लेबर इतनी क्विकली जो है वो उसको छोड़ के जा रही है और रिप्लेसमेंट पे रिप्लेसमेंट होती जा रही है, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, लर्निंग कर्व नहीं बन पाता, और आप अपनी डिजायर्ड आउटपुट और अपना जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, वीक में एब्सेंटीज का रेट बढ़ता जा रहा है, ओवर टाइम लगाना पड़ता है, और ओवर टाइम आपको पता है महंगा पड़ता है, टाइम एंड हाफ, टाइम एंड थर्ड डबल देना पड़ता है। ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे हमने करवाया है, उसमें भी पता चला है कि एम्प्लॉइज जनाब हमसे खुश नहीं है। और आपको पता ये इंटरनल मैटर है बट इट डज मैटर। सिर्फ कस्टमर को खुश करने से तो काम नहीं चलेगा। अगर जिन लोगों ने काम करना है कस्टमर के लिए, जिन लोगों ने सर्विसेज देनी है, जिन लोगों ने प्रोडक्शन करनी है, जिन लोगों ने जो है वो आपको आपकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर के आउटलेट तक लेके जाना है, अगर वो आपके साथ हैप्पी नहीं है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको उनके जो उनकी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम बन सकता है। इनोवेशन, आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर इनोवेशन में जो इनोवेटिव नहीं है वो फारिग है। इसमें मुझे कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं? हु गॉट बैंकरप्सी ड्यू टू द लैक ऑफ इनोवेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? बता सकते हैं मुझे कोई एग्जांपल? और ये आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल होगी कि इनोवेशन नहीं की तो मार्केट से आउट हो गया बहुत जल्दी, दूसरे लोगों ने जगह ले ली। नोकिया, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, नोकिया, ये आपके सामने एग्जांपल है। उन्होंने इनोवेशन नहीं की या बहुत लेट की, तब तक बाकी कंपनीज उनको रिप्लेस कर चुकी थी। एंड यू नो दैट वन ऑफ द टाइम लॉन्च कर रहे होते हैं because they are working on research and development on regular basis, 24-hour basis, कि कस्टमर्स को कैसे नई चीज ऑफर की जाए, इससे पहले कि हमारा कंपेटिटर ऑफर करे, हम पहले ऑफर करें, हम शेयर कैप्चर करें। तो इनोवेशन इज द की फैक्टर। अगर आप जिसको हम कहते हैं ना कि जो आपके पास है, अगर आप सिर्फ उसी पे इक्तफा करेंगे तो आप नियर फ्यूचर में जो है वो प्रॉब्लम में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जो आपके पास है उसको भी कंटेन करें और साथ में अपने फ्यूचर पे भी वर्क करें कि फ्यूचर में हमें नई चीजें क्या लानी है, फ्यूचर में क्या जो हम बना रहे हैं वही काफी है। मतलब आपने जाके सो नहीं जाना, ठीक है, एक चीज आपने लॉन्च की और बाद में जाके सो गए कि जनाब हम तो बड़े कामयाब हो गए, बस अब तो सुकून की नींद सोएंगे, तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जापानीज मॉडल है, रुकना नहीं है कहीं पे, ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है जिसके अंदर आपने 24 आवर काम करना है। रिस्पॉन्सिवनेस इज द की फैक्टर। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हम बहुत माइंड करते हैं अगर हम एक कॉल करें, मैंने फॉर एग्जाम्पल सैमसंग सेंटर के सर्विस सेंटर पे कॉल की, वो कॉल पिक नहीं कर रहे, और अक्सर ऐसे होता है कि हमारा फॉर एग्जाम्पल हमने अपने एटीएम का जो है वो लॉगिन बनवाना है या उसका पासवर्ड जो है वो हमने रिकवर करना है, ये जो है वो लॉन्च करनी है, हम कॉल कर रहे होते हैं। स्पेशली एमसीबी में मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो कॉल जा रही होती है जनाब और आपको 15-15 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है, और इधर से आप चार्जेस पे कर रहे हैं कॉल के, और उसके बाद भी कॉल डिक्लाइन कर दी जाए, तो हाउ डू यू फील दैट? आपको एक चीज का कहा जाए 15 मिनट में, उनका फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने पॉलिसीज में मेंशन किया हुआ है विद इन 15 टाइम्स वी विल रिस्पॉन्ड,
अक्सर आप जाते हैं सर्विस सेंटर पे, अपना मोबाइल फोन वारंटी क्लेम करने के लिए मोबाइल फोन दिया और आपसे कहा गया जी ये 15 डेज में आपको वापस मिल जाएगा, और हमने 15 डेज बाद कॉल की और वो अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। पूरा रिस्पॉन्स है, कस्टमर क्वेरीज की लाइन लगी हुई है, पाइल अप होती जा रही हैं चीजें, कोई एक्शन नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा होता है, ये आपको पता है, चीजें लंबी अरसे तक साल चलती रहती हैं, छोटा सा केस होता है, ठीक है, बंदा जेल में है, उतनी उसकी सजा नहीं है जितनी वो भुगत भी चुका है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ आउटपुट डज मैटर अलॉट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी मैंने ऑलरेडी आपसे बात की। तो ये कुछ एरियाज हैं जो किसी बिजनेस की सक्सेस में जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर द एसेंशियल पार्ट्स, दे आर द यू नो क्रिटिकल पार्ट्स, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस। डन हो गया। अब जो कल मैंने आपसे बातें की थी, अब मैं उस एरिया के ऊपर मूव करूंगा। मैंने आपसे कहा था देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में we will talk about financial performance measures, non-financial performance measures, balance scorecard and benchmarking. We have 4 topics in the first part. Then we will switch to another part in which we will discuss specific performance measures, right, with respect to industries, manufacturing, service industry, not-for-profit organization, public sector organizations. Yes, it could be Suman Khan. Absolutely wrong for any question. थोड़ा बोरिंग, इसका मैं कोई आपको कुछ नहीं बता सकता, राइट। जी किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इट मींस स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट। जो आपके स्ट्रक्चर को, जो आपके प्लान को ठीक तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, या उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, या बताया कुछ जाए और हो और हो रहा हो, तो दैट इज एक्चुअली द रॉन्ग ब्लूप्रिंट, ठीक है। उसके इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां तक जो बातें थी ये जेनेरिक बातें थी, ठीक है। अब यहां से हम पहला पार्ट इसका शुरू करेंगे और मैं आपको इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे ले चलूंगा और कुछ चीजें मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें। ओके जी, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर, इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव 4 सेक्शंस। उसमें जो पहला सेक्शन है उसके ऊपर मैं आऊंगा, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस measures
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, राइट। जी उसामा, आप क्या कह रहे हैं? रिजेक्ट रेट इन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। देखें उसामा, अगर आपने 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की हैं, उसमें आपकी 150-200 यूनिट जो है वो रिजेक्ट हो जाए, क्वालिटी वाले फेल कर दें। आपने दो टर्म पढ़ी होंगी टीक्यूएम के अंदर, कन्फर्मेंस एंड नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। रिजेक्शन दो लेवल पे होती है। इंटरनल लेवल के ऊपर भी आपका जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो भी ट्रेस कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है डिफेक्ट्स को। और एक रिजेक्शन जब चीज कस्टमर के पास चली जाए, आपने 1000 आइटम भेजी, उसने 150 आइटम आपको वापस भेज दी, तो इसका मतलब उसने आपकी वो आइटम रिजेक्ट कर दी है कि दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, दे आर नॉट मीटिंग द गिवन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपकी प्रोडक्ट्स का रिजेक्शन रेट बड़ा है, तो ये क्वालिटी फेलियर का एक बहुत बड़ा आपके सामने वो है, इंडिकेटर है। अंडरस्टैंड दैट? ये है रिजेक्शन रेट का मतलब, ठीक है। ये है रिजेक्शन रेट का मतलब जो आप पूछ रहे हैं। परफॉर्मेंस मेजर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का एक मतलब क्या है? वर्ड से भी मेंशन है फाइनेंशियल, जिसमें हम मनी की बात करेंगे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारे और भी पर्सपेक्टिव एक बिजनेस के, नॉन फाइनेंशियल भी हैं, जिस तरह क्वालिटी के भी तक हम बात कर रहे थे, कस्टमर की बात कर रहे थे, इनोवेशन की बात कर रहे थे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे। But when we talk about financial performance measures, so it means we are talking about with respect to money, with respect to financial part of the business, जिसमें प्रॉफिट की बातें होंगी, अटैच है, जिसमें हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की, इन्वेस्टर्स की, राइट। तो इस तरह की बातें इसके अंदर हम होंगी। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स को प्रीडोमिनेंटली हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, राइट। द फर्स्ट पार्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स। द सेकंड पार्ट इज liquidity measures. The third part is activity measures. And the fourth and the last one is risk measures. Risk measures. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर जो है, ये आपने, मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपने MA1 के अंदर भी कुछ पढ़े हैं और आपने F3 के अंदर भी कुछ ना कुछ इनको पढ़ा है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड आपके पास ऑलरेडी है। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स के अंदर वी विल डिस्कस, हम कौन कौन से मेजर डिस्कस करेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन सेल, जिसको आप रिटर्न ऑन सेल, जिसको आप
नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये कुछ मेजर्स हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेगमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे इनमें से आपसे ऑलमोस्ट सब पढ़े हैं। लिक्विडिटी मेजर्स में वी विल डिस्कस करंट रेशो एंड क्विक रेशो। क्विक रेशो, और इसको आप एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। इनएक्टिविटी रेशियो वी विल डिस्कस इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, डेटर्स टर्नओवर पीरियड, and creditors turnover period. And in risk measures we will discuss interest cover ratio, and second one is gearing ratio, which is also known as leverage ratio, right? Profitability, liquidity, activity and risk measures, right? तो इसमें मोस्टली आपने देखा है कि आपने F3 में या MA1 के अंदर आप इनको देख कर आए हैं, तो ये बिल्कुल भी न्यूली नहीं है आपके लिए, आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है। अब मैं इसमें हम 2-3 पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द फर्स्ट वन इज कंप्यूटेशन, ठीक है। एक इसके अंदर हम कंप्यूटेशन का पार्ट करेंगे, हम इनके इंटरप्रिटेशन, रेशियो सिर्फ कैलकुलेट नहीं करनी, हम इनकी इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, इनका मतलब समझेंगे, इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू एनालिसिस होता है, राइट? एनालिसिस। तो हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर कर रहे हैं और उसकी बेस पर कुछ मेजर्स हम ड्राफ्ट करेंगे जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। इन मेजर्स की बेसिस पर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि विदर द बिजनेस फाइनेंशियली जो है वो उसकी हेल्थ विद द पैस ऑफ टाइम उसमें कोई बेहतरी आई है, इंप्रूवमेंट्स हुई है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज, या वो वर्स्ट हो रही है with the passage of time with respect to the previous periods, with respect to the industry average, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होंगी, कंप्यूटेशन प्लस इंटरप्रिटेशन। मतलब रेशियो का फार्मूला आपको वो मेजर भी समझना है, उसको कैलकुलेट करना भी आता हो